हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। आज हम बी ए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पे कार्ल मार्क्स का टॉपिक चल रहा था। कार्ल मार्क्स तो हमने लास्ट का जो वीडियो था उसमें कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों का अध्ययन किया, यानी कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी जो विचार थे उनका अध्ययन किया था। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो इसके कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। कल हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग के बारे में अध्ययन किया था। इन्होंने समाज के प्रत्येक युग के अंतर्गत समाज के अलग अलग वर्गों का उल्लेख किया था, ठीक है। तो इन्होंने समाज को आदिम साम्यवादी युग के में वर्ग व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था हमने कल। दूसरा दास युग के अंतर्गत वर्ग व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था। तीसरा सामंतवादी युग के अंतर्गत वर्गों का अध्ययन किया था। चौथा पूंजीवादी समाज के अंतर्गत वर्ग का अध्ययन किया था, ठीक है। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उनमें वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि कार्ल मार्क्स की जितनी भी विचारधाराएं आज तक थी उनके अंतर्गत वर्ग संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि वर्ग संघर्ष की का जो सिद्धांत था उसको विशेष महत्व दिया गया था। एक इनका घोषणा पत्र था साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। इनके द्वारा एक साम्यवादी घोषणा पत्र दिया गया था, ठीक है। तो इस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि, यानी कि जो साम्यवादी घोषणा पत्र है इसमें इन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने कि आज तक के संपूर्ण समाज है, आज तक का जो संपूर्ण समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि आज तक का संपूर्ण समाज का इतिहास, आज तक का संपूर्ण, आज तक का जो संपूर्ण समाज का इतिहास, समाज का इतिहास, आज तक का संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ठीक है। इनका जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने कहा है कि आज तक का संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि आज तक जितने भी इतिहास के युग रहे हैं उन सभी में वर्गों में संघर्ष देखने को मिला है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था वर्ग के बारे में और उन्होंने जितने भी युग बताए हैं समाज के उन सभी युगों में वर्गों का अस्तित्व माना है और दोनों वर्गों में आपस में इन्होंने संघर्ष को माना है, यानी कि वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या की थी इस धारणा का प्रतिपादित किया है कि समाज में सदैव, यानी कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की, यानी कि इतिहास के बारे में जो आर्थिक व्याख्या की है उसमें इन्होंने इस धारणा को प्रतिपादित किया, यानी कि समाज के बारे में जो समाज के इतिहास है, इतिहास की जो व्याख्या इन्होंने दी है उसमें ये इस धारणा का प्रतिपादन किया है कि समाज में सदैव ही दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। यानी कि इन्होंने समाज के जो इतिहास है उसकी जो आर्थिक व्याख्या की थी उसमें इन्होंने कहा है कि सदैव ही समाज के अंतर्गत दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। क्या कहा है? दो वर्गों का। जबकि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या दी थी इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा था कि समाज में, आज तक जो समाज है उसके अंतर्गत समाज में दो वर्गों का अस्तित्व रहा है, यानी कि दो वर्ग हमेशा रहे हैं।
पहला वर्ग शोषक वर्ग, कल भी हमने पढ़ा था। जो दो वर्ग बताए हैं समाज में, पहला वर्ग बताया है इन्होंने शोषक वर्ग। क्या बताया, कौन सा वर्ग? शोषक वर्ग। ठीक है। और दूसरा वर्ग बताया है इन्होंने शोषित वर्ग। ठीक है। इन्होंने आज तक का जो संपूर्ण इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और इन्होंने अपनी जो आर्थिक इतिहास की आर्थिक व्याख्या है उसमें उस धारणा में यह प्रतिपादित किया है कि समाज में सदैव ही दो वर्ग अस्तित्व में रहे। दो वर्ग कौन कौन से? शोषक और शोषित वर्ग। एक वर्ग होता है उनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, यानी कि जो शोषक वर्ग होता है उनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होते हैं, और शोषित वर्ग में हमेशा संघर्ष होता रहा है। और जो दूसरा वर्ग है उनका उत्पादन के साधनों पर अस्तित्व नहीं होता है और वो शारीरिक श्रम करते हैं। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता रहा है, और समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदैव ही संघर्ष कर रहा है। अब हम कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी जो है, तो इसमें मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसमें उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्ग मानकर जाना है, यानी कि उत्पादन और वितरण। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत अपने उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्ग मानकर चला है, जो अपने विरोधी हितों के कारण है। अब दो वर्ग शोषक और शोषित होते हैं, ये वर्ग होते हैं शोषक और शोषित। ठीक है। उत्पादन और वितरण के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने अपने संघर्ष के सिद्धांत के में उत्पादन और वितरण के आधार पर दो वर्गों को मानकर चलते हैं, और जो अपने विरोधी हितों के कारण क्योंकि ये दोनों अपने विरोधी हित वाले होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये विरोधी हितों वाले होते हैं। शोषक वर्ग जो है अपना अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, जबकि जो शोषित वर्ग है वो भी अपना अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों का हित अलग अलग होते हैं और अपने हितों को लेकर दोनों में परस्पर संघर्ष होते रहते हैं। किंतु समाज में एक वर्ग के पास उत्पादन के साधन, यानी कि जो एक वर्ग होता है उनके पास उत्पादन के साधन जैसे भूमि और पूंजी पर अधिकार होता है, यानी कि जो शोषक वर्ग होता है उनका भूमि और संपत्ति जो होती है, पूंजी जो होती है उन पर अधिकार होता है। और इसे जो हम कहते हैं शोषक वर्ग जो होता है वो जमींदार या पूंजीपति, ठीक है, जिनका उत्पादन के साधन जैसे जमीन है या संपत्ति है उन पर अधिकार होता है, उनको जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, यानी कि शोषक वर्ग। और दूसरा जिनका उत्पादन के साधनों पर यानी कि जमीन या पूंजी पर अधिकार नहीं होता है, जो अपना श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको शोषक वर्ग कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है इन पर आश्रित रहने वाला, यानी कि जो शोषक वर्ग है इन पर आश्रित रहने वाला जो वर्ग होता है, यानी कि वो परिश्रम करने वाला लोगों का वर्ग होता है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का हमेशा शोषण का लाभ उठाता है। जो पहला वर्ग होता है शोषक वर्ग, वो दूसरे वर्ग के शोषण का लाभ उठाता है तथा श्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग जो होता है शोषित वर्ग, वो श्रम करने के बावजूद भी अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, जुटा पाता है और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से वर्ग को शोषक और शोषित दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। तो इन्होंने दो वर्ग माने हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ठीक है। इन्होंने समाज में दो वर्गों को उल्लेख किया है, शोषक, पहला शोषक और दूसरा शोषित। ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत इनकी वर्ग व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ठीक है। उत्पादन की जो प्रत्येक प्रणाली में समाज दो वर्गों में
विरोध पाया जाता है, यानी कि उत्पादन की जो प्रत्येक प्रणाली है उसमें समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिनके परस्पर विरोधी हित होते हैं। यानी कि उत्पादन की कोई सी भी प्रणाली हो, यानी कि चाहे वो कोई सी भी समाज व्यवस्था होती है, उसमें समाज दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित पाए जाते हैं। यानी कि दो गुटों में बटा होता है प्रत्येक समाज, और वो जो गुट होते हैं उनके परस्पर हित भिन्न होते हैं। यानी कि एक का उद्देश्य जो होता है अलग होता है और दूसरे के उद्देश्य होते हैं वो अलग होते हैं। इन्हें दोनों में परस्पर विरोधी हित होते हैं, यानी कि शोषक और शोषित वर्ग होते हैं, इनके हित एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं। पूंजीपति तथा श्रमिक दोनों एक दूसरे, जो पूंजीपति वर्ग होता है और श्रमिक होते हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी उनके हित परस्पर विरोधी रहते हैं। अब जो दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। आप देखो उत्पादन की प्रणाली है, वहां पर उत्पादन करने के लिए, कल कारखानों में काम करने के लिए पूंजीपति और श्रमिक जो वर्ग होते हैं दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, जिसके परस्पर विरोध है, उनके हितों में परस्पर विरोध है। यानी कि एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी उन दोनों के हितों में परस्पर विरोध हुआ है, क्योंकि जो पूंजीपति है उनको बिना श्रमिकों के काम नहीं चलता है, क्योंकि जब कल कारखानों में मजदूरों नहीं होंगे तो वहां उत्पादन कैसे होगा। दूसरी बात, जो पूंजीपति है उनको, जो मजदूर होते हैं उनको भी बिना पूंजीपतियों के बिना काम नहीं चल सकते, क्योंकि उनको काम चाहिए मजदूरों को, और काम के लिए वो कहां जाएंगे, पूंजीपतियों के यहां जाएंगे। तो एक दूसरे, यानी कि जो पूंजीपति है और श्रमिक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध देखने को मिलते हैं। पूंजीपति स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को, जो पूंजीपति होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जो श्रमिक होते हैं उनको कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं। जो पूंजीपति यानी कि शोषक वर्ग है, पूंजीपति क्या करते हैं, उनको कम से कम, श्रमिक जो होते हैं उनको कम से कम मजदूरी देना चाहता है। जो शोषक वर्ग होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, वो मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है। क्या करना चाहता है, मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है। और मजदूर जो होते हैं, यानी कि जो मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहते हैं। यानी कि पूंजीपति हैं वो तो मजदूरों को क्या करते हैं, कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं, और जो शोषित वर्ग है यानी कि मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो क्या चाहते हैं, अधिक से अधिक मजदूरी देना चाहते हैं। ठीक है, जो शोषक वर्ग है पूंजीपति, वो मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है, लेकिन जो शोषित वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहते हैं। हितों के परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यानी कि दोनों के परस्पर विरोधी हित है, और इन दोनों परस्पर विरोधी हितों के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है। भाई दोनों के, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग दोनों के हित परस्पर विरोधी है, एक दूसरे का विरोधी हित होते हैं। जो पूंजीपति है वो मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन जो शोषित वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहते हैं। दोनों के हित परस्पर विरोधी है, और ये दो परस्पर विरोधी हित है, उनके कारण ही वर्ग संघर्ष आरंभ हो जाता है, और यही वर्ग संघर्ष का आधार बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के वर्ग। तीसरी जो है वर्ग संघर्ष की जो धारणा है, वहां पर कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत, यानी कि वर्ग संघर्ष की जो अपनी अवधारणा है कार्ल मार्क्स की, उसमें कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत की आवश्यक संभावना व्यक्त की। यानी कि जो वर्ग संघर्ष है, इस धारणा के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत की संभावना को व्यक्त किया है। यानी कि इन्होंने कहा है कि वर्ग संघर्ष के कारण
पूंजीवादी जो समाज है उसका अंत अवश्य होगा, और उसके अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में जो होता है उसमें स्वयं अपने विनाश के बीज विद्यमान है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें वर्ग संघर्ष जो होता है उसके अंतर्गत मार्क्सवाद ने कहा है कि पूंजीवाद के अंत अवश्य होगा, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही विनाश के बीज है। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। चौथा जो इनका वह है कि पूंजीवाद का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना था। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था ठीक है, क्या है, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो अधिक से अधिक उत्पादन करना था। जब पूंजीवादी व्यवस्था अस्तित्व में आती है तो क्या होता है, उत्पादन का साधन उत्पादन किससे होने लगता है, मशीनों से होने लगता है, कल कारखानों से होने लगता है। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है और मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, जिसके कारण धन का केंद्रीकरण, जो धन है उसको एक जगह एकत्रित किया जा सके, थोड़े से व्यक्तियों में एकत्रित किया जा सके। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वहां उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है तो क्या होता है, थोड़े से व्यक्तियों के पास धन का केंद्रीकरण होने लगता है। यानी पूंजीपतियों के पास धन का संग्रह होने लगता है। यानी कि कुछ लोग जो पूंजीपतियों के थोड़ी संख्या में होते हैं उनके पास धन का केंद्रीकरण होने लगता है और थोड़े से व्यक्तियों के पास हो जाए, जिसके कारण श्रमिकों की संख्या लगातार जो जिसके कारण पूंजीपति है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और श्रमिकों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति होते हैं उनको अपने कल कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, और जब उनके कल कारखाने धन एकत्रित हो जाते हैं तो उनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और मजदूर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है, वृद्धि होती है, मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति जो होते हैं यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था से जो पूंजीपति होते हैं वो अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं। यानी कि जो पूंजीपति है वो अपने आर्थिक लाभों के लिए अधिक से अधिक एक ही स्थानों पर कल कारखाने स्थापित करते हैं। भाई उनके पास क्योंकि जैसे जैसे उनका उत्पादन बढ़ेगा, कल कारखाने बढ़ेंगे तो वो अपने अन्य जो उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो उनको अधिक से अधिक लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा तो क्या करते हैं, उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। जितना वो उद्योग धंधे अपने लगाएंगे उनको उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो श्रमिकों के एक साथ काम करने से, जो श्रमिक वर्ग होता है उनका एक साथ काम करने से श्रमिक संगठित होते हैं। यानी कि जब कल कारखानों में एक जगह जो मजदूर है वो काम करेंगे तो क्या होंगे, संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो उनमें वर्ग चेतना का विकास होगा। अब आप देखो कि जब मजदूर जो पूंजीपति होते हैं वो अपने कल कारखाने एक ही स्थान पर स्थापित करते हैं तो वहां पर मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी और वहां मजदूर एक साथ रहेंगे। भाई जब कल कारखाने एक जगह रहेंगे तो वहां जो पूंजीपति है आसपास कच्ची झोपड़ियां बना देते हैं, मकान बना देते हैं, यहाँ पर मजदूरों को रहने की आवश्यकता होती है। और जब मजदूर कल कारखानों के पास एक जगह रहेंगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के जो दुख दर्द है उनमें साथ देंगे, और दुख दर्द में साथ देंगे तो उनमें क्या है, मजदूरों में एक संगठन का अस्तित्व होगा, यानी संगठन बनेंगे एक दूसरे के दुख सुख में, और उनके आधार पर जब संगठन बन जाता है उनका तो उनमें एक वर्ग चेतना का विकास भी होता है। यानी कि वर्ग का जो चेतना, अपने वर्ग के प्रति उनमें चेतना उत्पन्न होती है और यह पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि जब उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है मजदूरों में तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसके विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी चौथी। अब पांचवी, उद्योगों में उत्पादन अधिक हो जाने पर, यानी कि जब कल कारखानों के अंतर्गत कल कारखानों के द्वारा मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगे तो उद्योगों में
जब उत्पादन अधिक हो जाने लगा तो इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में, भाई जब पूंजीपति है, मशीनों के द्वारा उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होने लगा तो उसकी खपत भी कहां की जाए, खपत भी करना जरूरी है। उसकी खपत के लिए ये दूसरे देशों के साथ क्या करने लगे, दूसरे देशों में भी अपना मंडियां खोलने लगे, अपने कल कारखाने दूसरे देशों में भी स्थापित करने लगे। भाई एक जगह तो वो माल का विक्रय, जब ज्यादा उत्पादन होगा तो उस माल को खपत कहां करें, तो इन्होंने क्या किया, तो जो यातायात के साधन थे उनका विकास किया और एक देश से दूसरे देश में इन्होंने अपने कल कारखाने विस्तार किया, इन्होंने कल कारखानों का। और पूंजीवाद जो देश है वहां पर, जो दूसरे पूंजीवादी देश है वहां पर दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाने लगे, जिसके कारण पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतरराष्ट्रीय हो गया। अब यहाँ आप देखो, जब जो पूंजीपति है स्थानीय स्तर से दूसरे देशों के अंतर्गत व्यापार करने लगा, यानी दूसरे देशों में भी अपने कल कारखाने स्थापित करने लगे, तो पूंजीवाद है विश्वव्यापी और अंतरराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो पूंजीवाद है वो राष्ट्रीय और विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना अस्तित्व कर लेते। अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती है, जब लास्ट में ये अपना उद्योग धंधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर लेते हैं, तो अंत में धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग है उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। यानी जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है और पूंजीवादी शक्ति का ह्रास होता है। जब मजदूर वर्ग की शक्ति प्रबल होती है तो पूंजीवाद का जो है शक्ति वो धीरे धीरे कम होने लगती है और यह संघर्ष एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यानी कि पूंजीवादी जो है, पूंजीपति है, उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और मजदूर वर्ग की जो शक्ति है वो धीरे धीरे उनमें वृद्धि होने लगती है। तो पूंजीवादी शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होता है और तो यह संघर्ष जो पूंजीवाद में था वो धीरे धीरे किसका रूप ग्रहण कर लेता है, एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यह संघर्ष जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर था, अब जब संघर्ष है क्रांति का रूप धारण कर लेता है, तो जो पहले यह संघर्ष था राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी अपने राष्ट्र के अंतर्गत होने लगा और फिर धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। पूंजीवादी जो वर्ग है पराश्रित होकर श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना अधिनायक तंत्र स्थापित कर लेता है। ये संघर्ष होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पूंजीवादी वर्ग है उसको पराश्रित कर जो श्रमिक वर्ग है वो अपना अस्थायी रूप से उस पर अधिकार कर लेता है। ऐसा इस कारण से होता है कि सभी देश के जो श्रमिक है समान रूप से, यानी कि सभी देशों के जो श्रमिक है समान रूप से पूंजीवाद के शोषण तथा अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। यानी कि जो सभी देशों के जो श्रमिक होते हैं वो समान रूप से पूंजीवाद का जो शोषण होता है, पूंजीवाद के अंतर्गत जो शोषण होता है, अत्याचार जो होते हैं उनसे पीड़ित होते हैं और इस कारण श्रमिक आंदोलन बहुत संगठित होकर, यानी कि जो श्रमिक आंदोलन है वो संगठित होकर पूंजीवाद संगठित हो जाता है और इस पूंजीवाद यानी कि शोषित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता। जो पूंजीवादी वर्ग है वो शोषित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता। इस प्रकार पूंजीवाद अपने विनाश का कारण बन जाता है, यानी कि स्वयं पूंजीवाद है वो अपने विनाश का कारण बन जाता है। इस प्रकार से श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद के विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मार्क्स का विश्वास था कि जब श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा, यानी कि जब पूंजीवाद का अंत होगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा, तो धीरे धीरे पूंजीवादी वर्ग के लोग के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे जब कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि जब पूंजी श्रमिक वर्ग है उनका अधिनायक स्थापित होगा, उनका वर्चस्व स्थापित होगा, तो धीरे धीरे जो पूंजीवाद के बीज थे, यानी कि पूंजीवादी वर्ग के अंतिम जो अवशेष थे वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्ग विहीन या राज्य विहीन, ठीक है, जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा उसके अवशेष समाप्त हो जाएंगे तो एक व्यवस्था आएगी वर्ग विहीन या राज्य विहीन
स्थापना होगी। अब राज्यविहीन इसलिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार राज्यविहीन और या वर्गविहीन यानी कि इसको इन्होंने कहा है साम्यवादी व्यवस्था, यानी कि समाज में कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगा, राज्य में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा समाज में, तो यहाँ सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। तो ये थी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा। तो आज का टॉपिक हमारा कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष हमने आज पढ़ा, जिसमें वर्ग समाज में वर्ग होते कितने होते हैं, उनमें कैसे संघर्ष होता है, इन सब के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है।